हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं प्रियंका शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता ही है कि आयोग ने बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबको दे दी है। एलटी के लिए जो सीटें आई हैं हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी पिछले साल के अनुसार ठीक ठाक है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। इसके पहले 2018 में आई थी, है ना। तो ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी दिनों बाद आई है और हमें इसमें जी तोड़ के मेहनत से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और आप लोग कर भी रहे होंगे, फॉर्म तो डाले जा रहे हैं, आशा है आप लोग डाल दिए होंगे, है ना। तो इसमें मैं ये हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में जिसमें आपको एलटी से संबंधित जितने भी हिंदी साहित्य से आपके जो भी टॉपिक हैं इनको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके साहित्य प्लस व्याकरण, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी अगर समय मिलेगा तो मैं आपको जीएस के भी कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास हमारी है, थोड़ा सा इंट्रो होना ज़रूरी था। तो आज से ये फर्स्ट जो क्लास है हम सिलेबस के लिए रखते हैं। पहले सिलेबस जानना है। किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास फर्स्ट पेज आपका सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब तक आपको नहीं पता रहेगा, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा को पूरी तरह उसको उत्तीर्ण करने के लिए, आपको उस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस करना चाहिए, डन करना चाहिए। आपको रट्टा रहना चाहिए कि ये सिलेबस मेरा है, इस टॉपिक से इतना प्रश्न आएगा। क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से मतलब नहीं है, बहुत सारा नोट्स बनाने से मतलब नहीं है। आपको पता ही है हिंदी साहित्य अथाह सागर से भी गहरा है ना। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या है, कितना आएगा और कितना आपको पढ़ना है। वैसे आपको पता ही होगा कि एलटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस मिलते ही जुलते ही हैं, कुछ बदलाव हैं जिसको हम लोग बाद में देख लेंगे जब टीजीटी पीजीटी के नोट में इसके साथ साथ आप कर लीजिएगा तैयार। लेकिन थोड़े से जो बदलाव हैं उनको हम अलग क्लास में समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो जो आपको पता ही है अभी हम इसमें दोनों चीज़ व्याकरण और साहित्य दोनों के सिलेबस साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। एक दिन एक थोड़ी सी क्लास में मैं सीएस के भी सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कहाँ से प्रश्न आएंगे। एक चीज़ और मैं ये बता दूं कि आपको इस क्लास में जब आप पढ़ाई करोगे मेरे साथ, क्योंकि मेहनत दोनों को करनी है, आपको भी करनी है और आपके साथ साथ मेरा 100% रहेगा, ठीक है। और आपका 110% होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, वो भी हिंदी जैसे विषय में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सिलेबस को देखते हैं। हमारा सिलेबस में पहला हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसमें आपको पता ही है आदिकाल का जो भी है ना। फिर भक्तिकाल आपको पता है, आदिकाल फिर भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास संत काव्य सूफी काव्य ये आपकी भक्तिकाल में आ जाएंगे। राम कृष्ण
जिसको हम सगुण और निर्गुण भक्ति, अभी मैं पूरा इसको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसका। रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आएंगे। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में देख लेते हैं, जिसमें आपके जो प्रमुख गद्य साहित्य हैं, निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, और हिंदी गद्य के जो लघु विधाएं हैं, जिनमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य आदि गद्य काव्य, जिसमें व्यंग्यात्मक आते हैं आपके। ठीक है, हिंदी के रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं, जो भी प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं, उनको भी हम देखेंगे। काव्य शास्त्र में देखते हैं तो इसमें रस, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य, गुण, दोष, ये सब रहेंगे, है ना। तो हम लोग पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला हमारा रहेगा, इसमें लेखन परंपरा को हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा कहाँ से कितना कैसे लिखा गया, कैसे इसका है। ठीक है, दूसरा, इसके स्रोत क्या क्या है, हिंदी साहित्य लेखन के स्रोत क्या क्या है। तीसरा, इसमें जो प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख पुस्तकें जो आई हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उनको हम देखेंगे। तो हम देख सकते हैं हिंदी लेखन परंपरा का स्रोत, उनके जो पुस्तकें हैं प्रमुख, उनको देखेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित पुस्तक जिसकी भी है, साहित्य से संबंधित, उसको हम देखेंगे। ठीक है, पुस्तकें जो भी हैं ये हम देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट में आपका आदिकाल, है ना। मैंने बताया सबको पहले आपको क्या पढ़ना है, आदिकाल। आदिकाल में भी आपको पता ही है कि आदिकाल से शुरुआत से पढ़ेंगे हम। तो इसमें हमें सबसे पहले हम अपभ्रंश साहित्य को पढ़ लेंगे, अपभ्रंश साहित्य को। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य को पढ़ लेंगे। इसमें फिर हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, पढ़ेंगे सिद्धों के विषय में। फिर आपका जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। ठीक है, हमें इतना डन करना है। और लौकिक साहित्य में कौन कौन से प्रमुख हैं, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। आपके विद्यापति हो गए, फिर आपके अमीर खुसरो हो गए। इनको बहुत ही डीपली पढ़ना है, क्योंकि इनके प्रश्न आपके कम से कम हिंदी साहित्य इतिहास में एक तो प्रश्न इनके निश्चित ही आने हैं। ठीक है, इसके बाद आदिकाल के बाद आ जाते हैं हम भक्तिकाल में। ये जो भक्तिकाल है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक आपका हो गया सगुण भक्ति काव्य धारा, दूसरा आपका हो गया निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, सगुण भक्ति काव्य धारा में भी दो हैं, आपको पता ही है। एक आपका राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा,
और दूसरा आपका कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में क्या है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा जिसमें आपके ज्ञानाश्रयी जो सिर्फ ज्ञान को महत्व देते हैं, ईश्वर को महत्व मानव के रूप में, उनके हृदय के रूप में, प्रेम के रूप में देते हैं आपके प्रेमाश्रयी शाखा में। प्रेमाश्रयी शाखा में जो है इसमें आपके सूफियों को रखा गया है। सूफी काव्य धारा भी इसी को कहते हैं। प्रेमाश्रयी में आपके जितने प्रेम से प्रेम की मान्यता दी गई है, ज़्यादा महत्वता दी गई है, तो इसे मैं सूफी काव्य धारा को पढ़ेंगे। ठीक है, सूफी काव्य धारा कह सकते हैं इसको हम, है ना। चलिए आगे। इसके बाद हमें पढ़ना है रीतिकाल। क्या पढ़ना है? रीतिकाल। रीतिकाल में भी आपको दो पढ़ने हैं। एक कौन सा हो गया आपका? रीतिबद्ध काव्य धारा, और एक आपका हो गया रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध जो रीति को मानने वाले थे, है ना, उनके बंधे हुए थे, रीति से बंधे हुए थे, यानी प्राचीन में जो रचनाएं हुई हैं उन्हीं के संस्कृत रचनाकारों के सीधा सीधा उनका अनुकरण किया, वो आपके रीतिबद्ध काव्य धारा में आ जाएंगे। जैसे केशव हो गया, चिंतामणि हो गए, कुलपति हो गए, है ना, भिखारी दास हो गए, ये सभी आ जाएंगे। और आपके रीति सिद्ध काव्य धारा में इनमें हूबहू उनका अनुकरण नहीं किया गया है, इसमें अपनी भी मान्यताओं को सम्मिलित किया गया। तो रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी हो गए, आपके सेनापति हो गए, ठीक है, निपशंभु हो गए, पजनेस, हठी जी, ये सब आएंगे, है ना। और एक और काव्य धारा है इसे कहते हैं रीति मुक्त काव्य धारा, जिन्होंने बिल्कुल भी किसी भी रीति ग्रंथ को नहीं माना है, जिसमें आपको पता ही है 3 है रचना, 2 ही है आपके जो ठाकुर हैं, ये आपके रीति मुक्त काव्य धारा में आ जाएंगे, है ना, इन्होंने किसी भी रचना को महत्वता इतना, मतलब पुरानी रचनाओं को इतनी महत्वता नहीं दी है। जो रीति मुक्त काव्य धारा में आपके जितने भी घनानंद हो गए, ठाकुर हो गए, द्विजद्वय हो गए, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद आधुनिक काल में जो भी है, आधुनिक काल में आपके को पता ही है गद्य लेखन की शुरुआत होती है, विकास होता है। आधुनिक काल में पहले आ जाएंगे आपके भारतेंदु युग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु की प्रमुख रचनाओं के विषय में। ठीक है, भारतेंदु युग। दूसरा आपका द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का टाइम है, जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में खड़ी भाषा को एकदम शुद्धता का रूप कह सकते हैं, रूप दे दिया। पहले रचनाएं होती थी हिंदी भाषा में, लेकिन जो शुद्ध खड़ी बोली जिसका हम कह सकते हैं, द्विवेदी जी के चलन हुआ, द्विवेदी जी के हिसाब से। तो ये द्विवेदी युग इसको कहेंगे हम। फिर उसके बाद तीसरे में है छायावाद। ठीक है, छायावाद के बाद आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसके बाद आपका 1960 में था, 1960 के पास जो नई कविता आई है, ये सभी आ जाएंगे, मतलब उसके बाद का सही। ठीक है, तो सभी चीज़ों का हम विश्लेषण सही ढंग से करेंगे। चलिए, और इसके बाद सेकंड में देखते हैं काव्य शास्त्र।
काव्य शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है? काव्य शास्त्र के अव्यय, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ, इन सबको पढ़ना है। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, इन सबको बहुत ही गहराई से अच्छे से पढ़ना है। और व्याकरण का पढ़ेंगे, इसमें हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति। आपके इसमें यूपीटी, जीटी, पीजीटी की तरह एलटी की में आपके संस्कृत साहित्य को भी संस्कृत साहित्य भी सम्मिलित है। इसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार रचनाएँ हैं भास, कालिदास, भारवी को पढ़ना है, माघ को, दंडी को, श्रीहर्ष, विश्वनाथ। व्याकरण में पढ़ेंगे इनके हम संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विभक्ति, उपसर्ग और शब्द रूप। और विविध में आपके सभी में जितने भी पत्र पत्रिकाएँ हैं उनको डाला जाएगा। और जो भी प्रमुख अभी भी आपको पुरस्कार दिए गए हैं, आधुनिक जितने भी हैं, देखिए एग्ज़ाम आयोग लेगा, आपको पता ही है, एलटी आयोग यूपीपीसीएस कमीशन द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा आरओ का पेपर हुआ है, जिसमें आयोग ने आजकल नया पैटर्न दिया है, नहीं वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आप लोग को हर चीज़ से आपको कंप्लीट रखना है कि अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो सभी प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। 2 दे दिया, 3 दे दिया, उसमें एक नहीं है उसके विषय में ऑप्शन में दे दिया, तो आपको सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़िए और हम कल से आपकी क्लासेस रेगुलर करेंगे। ठीक है, सभी सिलेबस को आप ध्यान से रखिए, नोट्स बने, सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए। वैसे आप लोग खुद ही इतना मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। चलिए सही ढंग से मेहनत कीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।